गाइस वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सुपर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये आज क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से थ्योरी क्लासेस कर रहे थे। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी आप लोगों की सुपर 50 मतलब 50 क्वेश्चन की क्लास होने वाली है। तो ये ऐसी क्लास है कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत टाइम से थ्योरी कर रहे थे तो कुछ चेंज करना भी जरूरी है। तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर है। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है। मतलब जो प्रेम विवाह है उसका परंपरागत नाम क्या है, उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो गांधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, किस नाम से जाना जाता है। जो प्रेम विवाह है उसका जो परंपरागत नाम है वो कौन सा है। तो इसे गांधर्व विवाह के नाम से भी जाना जाता है। कौन से, गांधर्व विवाह के नाम से भी जाना जाता है। किस विवाह को, तो जो प्रेम विवाह है उसे गांधर्व विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका परंपरागत नाम है। अगला क्वेश्चन है, परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है। तो यह प्रभाव किसका है। औद्योगिकरण का, व्यक्तिवादिता का, उच्च शिक्षा का, उपयुक्त सभी का। तो किसका प्रभाव है, उपयुक्त सभी का प्रभाव है। इन सभी के प्रभाव के कारण जो परिवार का स्वरूप है वो तेजी से बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है, परिवार का घर बार से संबंध है। जो परिवार है उसका घर बार से संबंध किस प्रकार का है। प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, आंशिक तौर पर, वैकल्पिक तौर पर। तो किस प्रकार से है, अप्रत्यक्ष तौर पर संबंध है। अगला क्वेश्चन है, जो संस्कृति है वो हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, मैकआवर एवं पेज का, एल्फ्रेड एडलर का है, ऑगबर्न तथा निमकॉफ का है, आलपोर्ट का है। तो ये कथन किसका है कि संस्कृत हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति। ये कथन किसका है। तो यह कथन ऑगबर्न एवं निमकॉफ का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। भौतिक, मानसिक, धार्मिक, इनमें से सभी। तो जो भारतीय नर नारियां उनके लिए कौन सा मूल्य सर्वोच्च माना गया है। तो ये सभी मूल्य भारतीय नर नारियों के लिए सर्वोच्च मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है। जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक कौन सा है। नलिका विहीन ग्रंथियां, शारीरिक रसायन, शरीर रचना, सभी। तो ये सभी ऐसे कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, चाहे वो नलिका विहीन ग्रंथियां हो, चाहे शारीरिक रचना हो, चाहे शारीरिक रसायन हो। ये सभी ऐसे कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से तात्पर्य है। व्यक्तित्व से तात्पर्य क्या है। रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन, बाह्य शारीरिक रंग रूप, बोलने की अच्छी क्षमता, सभी। तो व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। रुचियाँ, योग्यताएं, क्षमताएं, विशिष्ट संगठन भी आता है, बाह्य शारीरिक जो संरचना है वो भी आती है, बोलने की अच्छी क्षमता। तो ये सभी क्या होते हैं, व्यक्तित्व के अंदर आने वाले जो शब्द है ये सभी व्यक्तित्व के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। तो बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। शिक्षा समस्या, आवास समस्या, स्वास्थ्य समस्या, यौन उत्पीड़न समस्या। तो कौन सी समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। तो जो यौन उत्पीड़न वाली समस्या है बालिकाओं की, इसका पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था कौन सी नहीं है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जो जोन्स है इनके अनुसार कौन सी इन्होंने जो विकास की अवस्था नहीं मानी है। तो इन्होंने किशोरावस्था को विकास की अवस्था नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसने कहा है, यह कथन किसका है। तो नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है। ये कथन स्टर्न का है। किसका है, स्टर्न का है। ये जो क्वेश्चन है आपका बुद्धि वाले चैप्टर से आया है। अगला क्वेश्चन है, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा, इनमें से सभी। तो ऐसा कौन सा समाज सुधारक है जिसके प्रयत्नों के फलस्वरूप
बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ है? तो वो हर विलास शारदा के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ है और इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस जो अधिनियम का दूसरा नाम है वो कौन सा है? वो शारदा एक्ट भी है। तो बाल विवाह का दूसरा नाम क्या है? शारदा एक्ट। और ये कब पारित हुआ? सन 1929 में पारित हुआ। ये क्वेश्चन बनता है। अगला है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? वेस्टरमार्क, बुगार्ड्स, मैकाइवर, मर्टन। तो ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने एक विवाह को ही विवाह का स्वरूप माना है? तो कौन से विद्वान ने माना है? वेस्टरमार्क, बोगार्ट्स, मैकाइवर, मर्टन। तो किसने माना है? जो मैकाइवर है इन्होंने माना है एक विवाह को ही विवाह का एक स्वरूप माना है, आदि स्वरूप माना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? तो 16, 12, 8, 5। हिंदुओं में विवाह के परंपरागत स्वरूप कितने माने गए हैं? तो इसमें क्या है? 5 स्वरूप माने गए हैं। कितने? 5 स्वरूप माने गए। अगला क्वेश्चन है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। तो वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। अगला क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, किसी पर भी नहीं? तो जो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चों पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक। तो गृह व्यवस्था किस प्रकार की प्रक्रिया है? सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक। किस प्रकार की है? मानसिक प्रकार की जो प्रक्रिया है वो गृह व्यवस्था मानसिक प्रकार की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, वेतन, व्यापार, पेंशन, शिक्षा, सुविधा। तो प्रत्यक्ष आय का साधन कौन सा नहीं है? तो जो व्यापार है वो प्रत्यक्ष आय के साधन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है, यह कथन किसका है? डॉक्टर जी के अग्रवाल, डॉक्टर जॉन डी रकफेलर हैं और आपके डॉक्टर एम के जायसवाल हैं, डॉक्टर जॉन डी बघेल है। तो किसका कथन नहीं है कि परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है? ये कथन किसका नहीं है? तो जो आपके डॉक्टर जी के अग्रवाल हैं ये कथन, तो ये कथन किसका है मेरे लिए पूछा गया है। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर जी के अग्रवाल का है। किसका है? डॉक्टर जी के अग्रवाल का ये कथन है। इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है कि परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं। ये कथन किसका है? डॉक्टर जी के अग्रवाल का है। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, ये कथन किसका है? तो जीविकोपार्जन के साधन, आभूषण आदि स्त्री धन है, ये कथन किसका है? कौटिल्य का, हेनरी मेन का, व्यास का और कोई नहीं। तो किसका है? कौटिल्य जी का है ये कथन। अगला क्वेश्चन है, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है स्वादिष्ट भोजन देना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना। तो क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? तो स्वादिष्ट भोजन देना नहीं। अगला क्वेश्चन है, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, किसको नहीं होती है? पीलिया वाले पेशेंट को, कुपोषण, हेपेटाइटिस, वायरल। तो कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता किसको नहीं होती है? तो जो कुपोषण वाला व्यक्ति होता है उसे कम प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और तभी उसका जो कुपोषण है वो ठीक होता है। अगला है, ज्वर किस रोग में नहीं होता है? क्षय रोग, जुकाम, टाइफाइड, सभी। तो किस में नहीं होता है? ज्वर किस रोग में नहीं होता है? तो ये पूछा गया है। तो जो जुकाम होगा उसमें क्या होता है? ज्वर नहीं होता है। बाकी टाइफाइड में भी होता है, क्षय रोग में भी होता है। और ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार, बुखार से तात्पर्य है, बुखार को ज्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रणासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती अस्थिमज्जा, हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त। प्रणासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती हैं अस्थियां, जो अस्थियां हैं, हड्डियां और अस्थिमज्जा, रक्त, मांसपेशियां क्या नष्ट हो जाती हैं? तो
अस्थि मज्जा नष्ट हो जाती है प्रणाशी रक्तहीनता में। अगला क्वेश्चन, हर्लॉक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह, गर्भाधान से 2 सप्ताह, गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो हर्लॉक ने जो है वो शैशवावस्था कब से मानी है? जन्म से 2 वर्ष तक इन्होंने शैशवावस्था मानी है, मतलब जन्म से 2 वर्ष का जो समय है वो शैशवावस्था का समय माना है। किसने? हर्लॉक ने माना। अगला क्वेश्चन है, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं वो कौन से हैं? अमोनिया, साइनाइड आदि, फिटकरी, क्लोरीन आदि। तो क्लोरीन क्या करती है? जल को शुद्ध करने का कार्य करती है। फिटकरी भी करती है। तो कौन से होंगे? अमोनिया, साइनाइड, ये क्या करते हैं? जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के साधन आभूषण और स्त्री धन है, ये कथन किसका है? तो रिपीट हो गया, ये कथन किसका है? कौटिल्य जी का है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई थी। गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान करना, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भवती शिशु का स्वस्थ विकास करना। उपयुक्त सभी, तो ये सभी क्वेश्चन आंसर सही हो जाएंगे क्योंकि इन सभी क्रियाओं के लिए ही गर्भवती स्त्री की देखभाल की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि दोनों, मतलब जो गर्भवती माँ है और जो बच्चा है वो दोनों स्वस्थ रहें। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 100 कैलोरी, 300 कैलोरी, 200 कैलोरी, 400 कैलोरी। कितनी? 300 कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है। 2 किलोग्राम से, 3.5 किलोग्राम से, 4 किलोग्राम से, 5 किलोग्राम से। तो अपरिपक्व शिशु वो कहलाएंगे जिनका वजन 2 किलोग्राम से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। कितने इंच की दूरी पर बांधा जाता है? तो 4 इंच की दूरी पर बांधा जाता है। कितने इंच की? 4 इंच की दूरी पर बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 22, 30। कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 होती है। स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब क्या हो? माँ कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो। तो कौन सी अवस्था में स्तनपान नहीं कराना चाहिए? जब माँ किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो, तो इस अवस्था में बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है पौष्टिक भोजन की, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की, विविध उपाय की, शिशु संभरण सेवा के उपयुक्त सभी की। तो किसकी जानकारी दी जाती है? इन सभी की जानकारी दी जाती है। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? प्राइवेट बाल चिकित्सालय, घर पर माह में 1 शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की स्थापना करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ये सभी सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। किसको? जो जांच के लिए शहर में सरकारी केंद्र होते हैं जनता के लिए, उनकी ये सभी सेवाएं उनमें उपलब्ध होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्रीय एवं प्रादेशिक, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, स्थानीय, इनमें से सभी। तो कौन सी योजनाएं हैं मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी? इनमें से ये सभी योजनाएं ये सभी स्तरों पर कार्य करती हैं, चाहे वो प्रादेशिक हो, चाहे स्थानीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1945, 1946, 1949। कब हुई थी यूनिसेफ की स्थापना? 1946 में हुई थी। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडीज, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इन द क्रिटिकल आई और सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी। क्या नाम है? तो जो समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? कौन सी है? यह अनुभव आश्रित है, यह मूल तटस्थ है, यह वस्तुनिष्ठ है, यह अनुमान विषयक है। तो कौन सी विशेषता है? यह वस्तुनिष्ठ है। कौन? जो समाजशास्त्र है वो किस प्रकार का है? तो वो वस्तुनिष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक। इनमें से
सभी। तो कौन से कारक भग्नाशा उत्पन्न करने के लिए योगदान देते हैं? तो ये सभी कारक भग्नाशा उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतोषी व्यवहार का हो जाता है, व्यक्ति विघटित हो जाता है, इच्छाएं करना बंद कर देता है, उपर्युक्त सभी। तो जो व्यक्ति है वो विघटित हो जाता है। निरंतर भग्नाशा अगर किसी व्यक्ति को उत्पन्न हो रही है तो उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का हो जाएगा? उसका जो व्यक्तित्व है वो विघटित होने लगता है। परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन भाषा से बना है? फेमस से, फेमियसली से और फैमुलस से। फेमसली से किससे बना है? तो जो आपका परिवार शब्द है वो किससे बना है? फैमुलस से बना है। किससे बना है? फैमुलस से बना है। परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, इनमें से कोई नहीं। जो परिवार है वो किस समूह में आएगा? तो वो प्राथमिक समूह में आता है। वह विवाह जिनमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती थी, वह विवाह कौन सा विवाह कहलाता था? वह विवाह जिनमें स्त्रियां युद्ध के उपरांत जीत के लाई जाती थी, वो विवाह कौन सा था? असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा विवाह था? राक्षस विवाह कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है वो कौन सी है? ऊतक, कोशिका, तंत्रिका, इनमें से सभी। तो शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? कोशिका है। असंख्य छोटी छोटी इकाइयाँ जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम कोसा रखा गया, जिसका श्रेय है किसको जाता है? रॉबर्ट ब्राउन, विल्सन, रॉबर्ट हुक, हक्सले। किसको जाता है? तो इसका श्रेय किसको जाएगा? रॉबर्ट हुक को जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो जीवधारियों के शरीर में असंख्य छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उनका नाम क्या रखा? कोसा रखा। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि यह शरीर को आकृति तथा गति प्रदान करती हैं। शरीर के भीतर कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं, उपयुक्त सभी। तो शरीर में अस्थियों की उपयोगिता कौन सी है? इनमें से सभी या इनमें से कोई एक, कौन सी होगी? तो जो अस्थियां हैं वो सभी कार्य करती हैं। ये सभी कार्य अस्थियां करती हैं। शरीर को आकृति तथा गति भी प्रदान करती हैं, शरीर के भीतर कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं। तो ये सभी कार्य अस्थियां करती हैं। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 8, 14, 20, 22 कितनी पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में कुल 22 पाई जाती है। और चेहरे में अगर पूछा जाए तो चेहरे में कितनी होंगी? 14 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? पेशियों के सिरे अस्थियों में किसके द्वारा बंधे रहते हैं? संधियों द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, ऊतक द्वारा, कंडराओं द्वारा। किसके द्वारा बंधे रहते हैं? तो कंडराओं द्वारा बंधे रहते हैं। शरीर में आपका लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं कितनी? 100 से 200, 200 से 300, 50 से 100 और 500 से 600 कितनी होती है? शरीर में लगभग मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 500 से 600 होती है। कितनी? हमारे शरीर में लगभग 5 जो मांसपेशियां हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 500 से 600 होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो ये आप लोगों की सुपर 50 क्वेश्चन की क्लास रही। और ये ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। बहुत टाइम से हम लोग थ्योरी कर रहे थे तो बीच में एक क्वेश्चन की क्लास होना ज़रूरी था। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, कोई नया टॉपिक करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।